हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोगों ने सबसे पहले चार्ज के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम उसी प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन पढ़ेंगे, इंडक्शन पढ़ेंगे, कंडक्शन पढ़ेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आज हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम आज सीखेंगे सबसे पहले क्या, एक बेसिक प्रॉपर्टी जिसे हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो मैं आपको बताता हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है सिंपल इजी लैंग्वेज में। सपोज करो कि मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी हो। कैसी बॉडी हो? न्यूट्रल बॉडी हो। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज हैं। तो इसका अगर मैं आपसे कहूँ कि सपोज करो इस न्यूट्रल बॉडी से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। कितना निकाल लिया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉडी पर कितना चार्ज है? तो आपने बोला सर 2 इलेक्ट्रॉन आपने इधर निकाला तो इधर +2 ही आ जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर मैं कहता कि इधर मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाला, 3 इलेक्ट्रॉन निकाला तो आप कहते सर यहाँ +3 ही आ जाता है। अगर मैं कहता 4 इलेक्ट्रॉन निकाला तो आप कहते इस पर सर +4 ही आ जाता है। अगर यही चीज़ मैं आपसे ये कहता कि अगर इसी पर n इलेक्ट्रॉन निकाला होता, इन केस n इलेक्ट्रॉन निकाला होता, तो आप कहते सर कुछ नहीं, +n ही आ जाता। इसके ऊपर चार्ज कितना आया? मैंने बोला चार्ज कितना आया, तो आपने बोला सर चार्ज आया +ne। ठीक है, -ne भी हो सकता है। एग्जैक्टली तो ये इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेसिकली क्वांटाइजेशन की नीड क्यों पड़ी मैं आपको अभी बताऊंगा। बस ये समझना कि जब 2 बॉडी रब होती हैं, तो बॉडी जब रब की जाती हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र होते हैं, मैंने आपसे बताया था प्रीवियस टॉपिक में कि हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो कह सकते हैं चार्ज होते हैं वो ट्रांसफ़र इन नेचर होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। मतलब वो वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, कहीं से जनरेट नहीं किए जा सकते, क्योंकि मैंने बताया था कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो कहीं से जनरेट नहीं किए जा सकते, बल्कि वो ट्रांसफ़र होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी की ओर। तो हमने कहा जब रब किया जाता है तो यही चार्ज ट्रांसफ़र होता है। जैसे इसने इसको ट्रांसफ़र किया तो जिस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में गए वो कैसा बनाएगा? नेगेटिव चार्ज। जिससे निकल के जा रहे हैं वो कैसा बनाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो क्यों इसको क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पे अगर मैं सिंपल समझाऊं तो इस n की वैल्यू यहाँ क्या होगी? +-1 हो सकती है, +-2 हो सकती है, +-3 हो सकती है, सो ऑन। यानी इस n को कहते हैं क्या मेरा बच्चा? नंबर ऑफ इंटीजर। क्या कहेंगे? नंबर ऑफ इंटीजर। जबकि e क्या है? e है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू सभी को पता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो हम आसानी से लेकिन एक चीज़ यहाँ आपको सबसे अच्छी बात कि n की वैल्यू कभी भी a/b नहीं हो सकती। a/b इन द टर्म्स ऑफ, मतलब इसका मतलब ये हुआ फ्रैक्शनल ऑर्डर में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप कहोगे सर आपने प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी तो ऑब्वियस बात है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन से छोटा इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं करेगा तो n की वैल्यू कभी भी इंटीजर्स के फॉर्म में नहीं होगी। कुछ बच्चे तो कहेंगे सर क्वार्क रूल आया है, क्वार्क रूल में 1/3 2/3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। लेकिन अब वही समझो कि क्वार्क रूल के बारे में अगर अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि क्वार्क रूल क्या है। सपोज करो कि मैंने कहा कि 1/3 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाला, 1/3 इलेक्ट्रॉन किसी से निकाला, तो इसके ऊपर बचना कितना चाहिए? +1/3। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन एक टर्म्स में था, 1/3 निकाला, तो ये कितना आएगा? 2/3 ई के ऑर्डर में आएगा। क्या ये क्वांटाइज्ड शो कर पा रहा है? क्या ये कंजर्वेटिव नेचर शो कर पाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि अभी इसके बारे में इतना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं आया, तो हम लोग इसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन बेसिकली ये होता है कि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल ऑर्डर में नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज विच कैन नॉट बी डिवाइड ईजिली। दैट्स वाई वी कैन से दैट कि n is always in form of integers. It may be +-1 +-2 so on, right? ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, इससे
क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब क्वांटा का मतलब क्या होता है एक्चुअली, मैं इसी से एक टॉपिक छोटा सा बताऊं तो क्वांटम का मतलब होता है एनर्जी पैकेट, एनर्जी पैकेट, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये रबिंग होते हैं तो इलेक्ट्रॉन छोटे, मतलब ये वन बॉडी टू अनदर बॉडी एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं, और छोटे छोटे उन्हीं पैकेट्स के ट्रांसफर को ही एक नाम दे दिया गया है कि इस फॉर्म में क्वांटाइजेशन। ओके, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ क्यों है। पहले इस पर हम थोड़ा सा छोटे छोटे इलस्ट्रेशन करा दें, बहुत छोटा इलस्ट्रेशन, बहुत आसान, बहुत बढ़िया। सपोज करो मैंने आपसे कहा कि एक प्लास्टिक रॉड है, इफ अ प्लास्टिक रॉड rubbed with ग्लास रॉड विद सिल्क करते हैं, ऐसे सिल्क, ओके, और रॉड गेन प्लस 4 माइक्रोकूलम चार्ज, हाउ मच मास ट्रांसफर्ड कितना मास ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब सोचो, सपोज करो कि ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, तो आप बस ये समझो कि उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सोल्यूशन इसका बहुत आसान है। उसके ऊपर चार्ज कितना गेन किया, तो उसने कहा कि जब ये ट्रांसफ़र कर रहा था तो चार्ज गेन किया 4 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम, ओके। तो हमें ये पता करना है कि जब ये सिल्क से रब किया गया तो सिल्क से रब करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाए तो हम आसानी से मास निकाल सकते हैं। कैसे? अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला, तो जैसे मैंने एन की वैल्यू, अब देखो फॉर्मूला क्या हुआ, Q = NE। आप कहोगे सर ई की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता है, 1.6 × 10⁻⁻19, हमने भी बोला हाँ, आपने भी बोला हाँ, वेरी गुड। तो एन की वैल्यू हो जाएगी Q/E। Q की वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 10⁻⁻6, ओके। ई की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 × 10⁻⁻19, ओके। ये ऊपर चला जाएगा, 0 10, ठीक, कितना आ जाएगा, 2.5 × 10⁻19, 6 मतलब 13, इतना आया। इतने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, नहीं इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, तो मास कितना हुआ, तो मास ट्रांसफर्ड कितना हो जाएगा। तो अगर मैं मास ट्रांसफ़र की बात करूं तो अब समझना, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, ऐसे सोचो, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता 9.1 × 10⁻31 kg। लेकिन अगर मैंने कहा इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तब कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर कुछ नहीं, सिंपल 2.5 × 10⁻10⁻+13 का इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए आप सीधा सीधा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 2.5 25 2 2 7 और ये आ जाएगा, और 10⁻13 ना, तो 11 ठीक है। इतना केजी हमें समझ में आ गया कि इतना केजी मास ट्रांसफर होगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान है, आसानी से आप निकाल सकते हो। देखो कितना आसान है, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता तो भाई इतना मास देता, तो अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो कितना मास ट्रांसफर होगा, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे छोटा सा कराऊँ, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ईजी है। सपोज करो एक क्वेश्चन आया था कि
ऐसे समझो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, बहुत ध्यान सीखना और समझना। मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्ड हो रही, किसकी बम्बार्ड हो रही है? अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, हमने आपसे बोला कि एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई जा रही है। अल्फा पार्टिकल की क्या कराई जा रही है? बम्बार्डिंग कराई जा रही है। अब सोचो कि मैंने आपसे कहा कि ये अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग जब होती है तो ये ऑब्जेक्ट ये चार्ज्ड हो जाता है ऐसे 8 माइक्रोकूलम, 8 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाता है। तो कितनी देर तक ये अल्फा पार्टिकल इस पर डाला जाए कि वो 8 माइक्रोकूलम चार्ज हो जाए? कितनी देर तक डाला जाए? टाइम। तो अब तुझे बहुत आसानी से समझना है कि हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम taken by alpha particle to charge the body at 8 माइक्रोकूलम। सिंपल कि कितनी देर इसको चार्ज किया जाए कि 8 माइक्रोकूलम हो जाए। सिंपल, आपको भी सर हमें नहीं पता, मैंने मान लिया टी टाइम तक अगर इतना इस पर गिराया जाता है तो आसानी से वो चार्ज कर देगा। देखो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? एनी। क्यू स्क्वायर क्या हुआ? एनी। सिंपल, अल्फा पार्टिकल है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, अब देखो ये कितना है? 8 माइक्रोकूलम 10⁻⁻⁶। एन कितना है? तो मुझे पता है कि मान के चलो एन की वैल्यू मैं दे रहा हूँ। अल्फा पार्टिकल कितने अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं? मान के चलो 10⁻8 अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर बम्बार्ड कराए जा रहे हैं पर सेकेंड 10⁻8 अल्फा पार्टिकल पर सेकेंड इसके ऊपर बम्बार्ड कराए जा रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि कितनी देर तक इसे गिराया जाए कि ये 8 माइक्रोकूलम का चार्ज गेन कर दे, तो सिंपल सी बात है, आप कुछ ना करो, इतना था 10⁸ अल्फा पार्टिकल है इंटू टी टाइम में, और कितना 2 × 10⁻। इलेक्ट्रॉन अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना? फॉर अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे 2e। सिंपल, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। अब हमें टी चाहिए तो आसानी से निकल जाएगा। देखो 8 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 10⁸। अच्छा, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। ये 8 दिया जाएगा, 2 × 1.6 और इंटू 10⁻19 11। ठीक है, तो डेसिमल हटा, 0 बढ़ा, इतना, और 10⁻, कितना लग जाएगा? 11 6 5, इतना सेकेंड टाइम लग जाएगा हमको अल्फा इसको इतना चार्ज कराने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब काफ़ी लंबा टाइम लगेगा यार। अगर इसको हम देखें तो लगभग आ जाएगा इतना 2540, और 60 से डिवाइड कर दो तो कितने मिनट लगेगा आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा। खैर, ये क्वेश्चन था नॉर्मली आपको समझाने के लिए कि आप कैसे इजीली समझ जाते हो। अच्छा, छोटा सा और क्वेश्चन तुमको कराते हैं, ये क्वांटाइजेशन पे बेस्ड हैं। ऐसे क्वेश्चंस ये सब कंपटीशन में थोड़ा सा आ जाते हैं। बाकी आपको बुक में, रेफरेंस बुक में आपको ऐसे नॉर्मली बहुत ढेर सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। मैं खुद भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्वेश्चंस, आप उससे देख सकते हो। आप सपोज करो जैसे मैंने आपसे ये कहा कि इन अ कंडक्टिंग रॉड, इन अ कंडक्टिंग वायर, ऐसे समझो, कंडक्टिंग वायर 10⁻25 इलेक्ट्रॉन फ्लोज पर सेकेंड। How much current develop in 1 minute
अच्छा, अब सिंपल सी बात है, मैंने बहुत बड़ा क्वेश्चन ही नहीं बोला, बहुत आसान है। देखो मैंने कहा कि एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लोज हो रहा है, और मैं आपसे अब कहूँ कि 1 मिनट में वो कितना करंट डेवलप करेगा, तो सिंपल सी बात है। हम आप कहोगे सर अरे बहुत आसान, I = Q/T होता ही है। हाँ बिल्कुल होता है। Q = NA भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है। T की वैल्यू कितना है, 1 मिनट की बात हो रही है तो 60 सेकेंड। ओके वेरी गुड। N की वैल्यू कितनी है, 10⁻25 इलेक्ट्रॉन। आप सोचो, अब सोचो कि E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई 60। सॉल्व कर लो, करेंट मुझे मिल गया इतना एम्पियर, वटेवर जो भी होगा आप समझ जाओगे। खैर हमें बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल मिल जाते हैं इन सब चीज़ों में, बहुत इजी भी मिल जाएंगे, बहुत इजी। अच्छा हाँ, एक बढ़िया फेमस क्वेश्चन है, एक बच्चे ने मुझसे डिस्कस भी किया था। मैं थोड़ा सा बता दूं कि क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा है, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ। हाउ many electrons are present in a cup of water। कल बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे ये मैसेज किया कि सर मुझे फटाक से ये बता दीजिए, बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर। सिंपल सी बात है। अब ऐसे सोचो कि एक कप पानी है मेरे पास। बन जा भाई बन जा। देखो भाई मेरी थोड़ी सी ना ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो आप लोग ड्राइंग को देख के हंसीएगा मत, ठीक है। ओके, मान चलो 1 कप पानी है, सपोज करो, ठीक है, इसके अंदर पानी भरा है, पानी वाटर। तो सिंपल सी बात है, हमें सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि इसके अंदर मॉलिक्यूल कितने हैं, क्योंकि हम अगर मॉलिक्यूल पता कर लेंगे तो आसानी से मुझे मिल जाएगा कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंसी निकालते हैं। आप सोचो जैसे पानी है तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। अब मुझे बेहतर पता है यूनिटरी मेथड से एक चीज़ इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग दिखानी होती है मेरे बच्चे, कि जो ये पानी होता है, 1 कप पानी का लगभग अमाउंट 250 ग्राम के अप्रॉक्स होता है, अप्रॉक्स, ठीक है, इतना अमाउंट होता है, इतना आपको दिमाग में रखना है। तो अगर यूनिटी मेथड से मैं कहूँ कि 18 ग्राम वाटर हैविंग मॉलिक्यूल कितना, एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23। तो अगर मैं कहूँ 250 ग्राम वाटर के अंदर कितना हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 × 250, इतना मॉलिक्यूल आ गया। तो अगर मैं कहूँ इतना मॉलिक्यूल आ गया, बहुत ध्यान समझना है। अब अगर मैं कहूँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कप ऑफ वाटर, समझो n की वैल्यू निकालना है, इतने मॉलिक्यूल आपको मिल गए। अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10। अरे यार H2O निकाल लो, 8 2 10, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, इतने मॉलिक्यूल में कितना हो जाएंगे, 6.02 × 10⁻23 × 250 डिवाइडेड बाई 18। सॉल्व कर लो, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे इन अ कप ऑफ वाटर। और अगर आपसे यही पूछ लेता कोई कि चार्ज कितना होगा, मतलब उसी का 1 कप पानी में चार्ज कितना होगा, तो आप कहोगे सर सिंपल, Q = क्या हो जाएगा, N की वैल्यू ये और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 × 10⁻19 रख के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू यहीं उठा के रख देना। खैर बहुत आसान है, इसी इजी है, इस सब क्वेश्चन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चे, आ जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लगभग इसकी वैल्यू भाई थोड़ा सा आएगा, 6 चेक कर लेना एक बार, कुछ एग्जैक्ट कंफर्म नहीं, याद नहीं आ रहा है, मतलब आंसर मैं कैलकुलेट थोड़ी कर पा रहा हूँ, आप कर लेना थोड़ा सा कैलकुलेट करके। सुनो, ये तो हो गया। अब इसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा था अगली प्रॉपर्टी चार्ज की, एडिटिव प्रॉपर्टी। हालांकि एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करें,
एडिटिव, तो इसको मैंने थोड़ा सा कंजर्वेशन में शो किया था, फिर भी आप देख सकते हो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। सपोज करो एक सिस्टम है ना, एक सिस्टम के अंदर ढेर सारे चार्ज हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। मान चलो कि +2 माइक्रो कूलम, -3 कूलम, +2 कूलम, -3 कूलम, +8 कूलम, -6 कूलम, -11 कूलम। तो अगर मैं कहूँ टोटल चार्ज कितना हुआ, तो आप करोगे मतलब इस पे नेट चार्ज कितना हुआ, तो आप कहोगे सर सबको उठा के ऐड कर लीजिए। तो 8 2 10 और 11 9 20 कितना आ गया, -10 कूलम आया। तो आपने क्या किया था, बेसिकली आपने जितने चार्ज वहाँ प्रेजेंट थे Q1 Q2 वॉटेवर सो ऑन Qn, आपने सबको उठा के ऐड कर लिया, वो चाहे पॉजिटिव था चाहे नेगेटिव था। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। मतलब इन्हें हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ QI I इज इक्वल टू 1:n। खैर सिंपल सी बात होती है, मैथमेटिक के फॉर्म में हम इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एडिटिव प्रॉपर्टी हो गया। आइए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था चार्ज हमेशा कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। एडिटिव हो गया, क्वांटाइज्ड हो गया, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब हम तुमको सबसे बड़ी बात सिखाते हैं, कंडक्शन। एक बेहतर बात, कंडक्शन होता क्या है मेरे बच्चे। कंडक्शन के बारे में अलग अलग लोग अपनी अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग तरीके से लोग इसे समझाते भी हैं और बहुत अच्छी बात है। लेकिन कंडक्शन में आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं, तो जैसे आप लोगों ने हीट में कंडक्शन पढ़ा था। हीट में कंडक्शन कैसे कि एक हॉट बॉडी हो, कोल्ड बॉडी हो, आप हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी से टच कराते थे तो हीट वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होती है। कुछ ऐसे यहाँ चार्ज के भी लिए होता है, लेकिन वो यहाँ पे उनके लिए होगा जो चार्ज आइडेंटिकल इन नेचर होते हैं। कैसे इन नेचर, आइडेंटिकल मतलब आइसोलेटेड हों, एक जैसे हों, एक जैसे सिचुएशन में हों, तो वहाँ ये चीज़ें बढ़ जाती हैं और बेहतर होती हैं। कैसे, सपोज करो मैंने कहा मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी, कैसी बॉडी है, न्यूट्रल। ये एक कोई ऑब्जेक्ट है ए, ये न्यूट्रल है, समझना। और दूसरी कोई बॉडी है बी, ये चार्ज्ड है और इसके ऊपर चार्ज कितना है Q। सपोज करो हम ए और बी को कांटेक्ट मिलाएं, ए और बी को कांटेक्ट मिलाएं, तो होगा क्या कि जैसे ए और बी कांटेक्ट में आते हैं तो ये चार्ज इन दोनों में, अब चूंकि ये दोनों आइडेंटिकल इन नेचर है, शेप और साइज में आइडेंटिकल है, तो दोनों कंडक्टर हैं, तो होगा क्या कि ये चार्ज दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर हम इनको अलग अलग करें तो इसके ऊपर भी चार्ज कितना हो गया, Q/2, और इसके ऊपर भी आ जाएगा Q/2। वही मैं और तुम अगर हम हो जाते, बाद में अलग हो जाते, तो जो तेरा था वो मेरा है, आधा आधा, ठीक है। तो वही इसमें हम लोग बस इसी फिनोमेना को हम लोग यहाँ पे कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्शन। इस पे कूलम्स लॉ पे क्वेश्चंस बनते हैं, इस वजह से इसको जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो इसी फिनोमेना, अब यही है कंडक्शन का पार्ट। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिखा दें हम आपको, बहुत सिंपल, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझा दें। सपोज करो मेरे पास ऐसे ऐसे चार थे, ए बी सी और डी। हमने कहा इस पर चार्ज है Q, इस पर 2Q, इस पर 3Q, और इस पर ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल। मेरा बच्चा सीखना, ये न्यूट्रल हो गया। अब अगर मैंने आपसे कहा कि ए बी को टच में लाया गया, सीखना बेटे, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, सी डी को टच में लाया गया। अच्छा, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं कि हम ये पास पास थे या ये दूर दूर थे, ऐसा कुछ नहीं। हम ए को डी से टच कराते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो उसके बाद इनको सेपरेट किया गया, ए को ले जाके डी से कर दिया गया, और मैंने कहा सी को ले जाके बी से अटैच किया गया, फिर बाद में सब सेपरेट कर दिए गए। अब मैं कहूँ जब सब सेपरेट हो गए तो ए बी सी डी पर चार्ज कितना होगा। अब लिसन केयरफुली, बहुत इजी है। हमने कहा ए और बी पहले मिले, तो इसके ऊपर टोटल चार्ज, इसको एक सिस्टम मान लो, सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 3Q, वेरी गुड। ये इसके साथ मिला तो इसके ऊपर भी कितना आ गया, 3Q, वेरी गुड। अब जब ये सेपरेट हुआ तो ए कितना लेके आएगा, 3Q/2, वेरी गुड। और बी भी बी इधर से सेपरेट होकर यहाँ पहुँचेगा तो ये भी कितना लेके जाएगा, 3Q/2। अच्छा, सी और डी आइडेंटिकल है, मतलब आइडेंटिकल इनका शेप तो था, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना आ गया, 3Q। तो जब ये सेपरेट करोगे तो पार्सली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो ये भी सी भी कितना लेके आया, 3Q/2, और ये भी कितना लेके आया,
3q/2। अब समझना ध्यान से, टोटल चार्ज कितना हो गया, अगेन 3q। इस पर भी टोटल चार्ज कितना हुआ, अगेन 3q, समझना। और फिर से सबको अलग कर दिया जा रहा है, तो ये भी कितना हो गया, 3q/2, 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 3q/2। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि अगर ये सेपरेट हुए तो इनके और इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो आसानी से वो हम आपको ऐसे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली कंडक्शन ऑफ चार्जेस। अच्छा आइए, अच्छा ये आप कहोगे सर ये कंडक्शन क्यों बताया आप, क्योंकि होता है कभी कभी बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि सर सपोज करिए आपने ये बताया कि दो ऑब्जेक्ट को रब करने से वो चार्ज होता है, तो क्या सिर्फ यही एक प्रॉपर्टी है कि रब करने से ही चार्ज जनरेट होता है। तो ऐसा कुछ नहीं, उसी के लिए वो बताया गया कि नहीं, कंडक्शन भी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें दो बॉडी को रब करने की जरूरत नहीं होती, सिंपली उन्हें टच में लाओ तो भी चार्ज वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर हो जाते हैं। और इसी प्रोसेस को हम एक आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि कंडक्शन की जगह इंडक्शन, कंडक्शन की जगह हम लोग अब पढ़ेंगे इंडक्शन ऑफ चार्जेस। अब देखो इंडक्शन क्या होता है, इसके लिए होता है कि है, सपोज करो मेरे पास एक चार्ज बॉडी हो, कैसी बॉडी हो, चार्ज बॉडी। बहुत आसान है मेरे बच्चे। अच्छा चार्ज बॉडी का मतलब कहीं से ये नहीं होता कि वो पॉजिटिवली चार्ज हो, नेगेटिवली भी हो सकता है। ये इसको मैं ले जा रहा हूं न्यूट्रल बॉडी के पास, सपोज करो मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी थी। अब समझना बच्चे, ये न्यूट्रल बॉडी थी और ये चार्ज बॉडी, मैं इसको इसके करीब ले जा रहा हूं। तो आप बताओ न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हो, इसके पास जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। जब आप इसको इसके टूवर्ड्स ले गए तो रिजल्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट ये हुआ कि आपने पॉजिटिव को किसके करीब ले गए, न्यूट्रल बॉडी में। तो रिजल्ट ये हुआ मेरा बच्चा कि इसके अंदर जितने नेगेटिव थे वो क्लोजर एंड पर आ जाएंगे और जितने पॉजिटिव थे वो ऑपोजिट एंड पर चले गए, ठीक है, ऑपोजिट एंड पर चले गए। अब आपने सोचा सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ कि ये चार्ज बॉडी थी। ये कैसी थी, चार्ज बॉडी थी। ये कैसी थी, न्यूट्रल थी। अब सोचो चार्ज बॉडी न्यूट्रल बॉडी के करीब ले गया है, तो कहते हैं ना ऑपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो वो इसके अंदर जितने नेगेटिव थे उनको खींच लिया अपनी ओर, और जितने पॉजिटिव थे उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन, तो उनको भेज दिया दूसरे। तो अब आप कहोगे कि क्या सर ये चार्ज हो गया, नहीं। अब ये पूरी फिनोमेना ये कहलाएगी कि ये पोलराइज्ड हो गए। अच्छा ये क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में, पोलराइजेशन पूरा एक टॉपिक है, प्रॉपरली हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी आप समझना कि ये क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। आप कहोगे सर तो चार्ज, आपने बोला था चार्ज हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसी बॉडी को, ये चार्ज बॉडी रखी थी, ये जो बॉडी थी हमारी न्यूट्रल, अभी भी ये न्यूट्रल की कंडीशन में पोलराइज्ड होगी। ये मैंने कहा कि इसको अर्थिंग दे दो, तो अर्थिंग जैसे दिया तो इसका सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ। कहते हैं अर्थ सबसे बड़ा नेगेटिव चार्ज बॉडी मानी जाती है, सबसे बड़ा। तो इसके अंदर सारा पॉजिटिव चला गया। तो अब क्या हुआ कि इस बॉडी के सिर्फ इस एंड पर कैसे चार्ज हो गए, नेगेटिव। अब ये चार्ज भी हो गया। अगर मैं इसी बॉडी को फिर से सेपरेट कर दूं, अब इसको हम रॉड को इधर ला लिए सपोज करो, ठीक, तो ये बॉडी अगर अर्थिंग पूरी अर्थिंग है, तो ये फिर से नेचर में कैसी हो गई, ठीक है, पूरी अर्थिंग है, तो ये पूरी कैसी हो गई, नेगेटिव नेचर। तो इसका मतलब इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्शन। कुछ लोग इसे डेफिनेशन के रूप में लिखते भी हैं कि व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी ब्रॉट अप नियर टू द न्यूट्रल बॉडी, देन अनलाइक चार्जेस कम्स एट क्लोजर एंड, वेयर एज लाइक चार्जेस गोज एट ऑपोजिट एंड, दैट्स इट। This phenomena is known as induction. Simple, बहुत सिंपल। हाँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन इंडक्शन पे थोड़ा सा बनेंगे, कंडक्शन पे भी बनेंगे, हम लोग सिखाएंगे। ये तो था बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। इतनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने चार्जेस के बारे में जानी कि चार्ज कैसे, मैं थोड़ा सा समरी दे दूं तो मैंने बताया था चार्ज की बेसिक यूनिट इलेक्ट्रॉन होती है। चार्ज
हर एक ऑब्जेक्ट की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोवाइड करती है, दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। खैर मैंने बताया था दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये भी मैंने बताया था कि लाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन नहीं होगा, रिपल्सन होगा। लाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन भी होता है, कंडीशन है, अभी मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने बताया कि चार्ज एडिटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा। चार्ज और मास में डिफरेंस मैंने आपको सिखाया, मास से कैसे चार्ज मास से डिफर करता है। मैंने बताया था चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, जबकि मास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। किसी चार्ज की एग्जिस्टेंस मास की वजह से जानी जाती है, जबकि मास की एग्जिस्टेंस चार्ज की वजह से जानी जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, क्वांटाइजेशन आपने पढ़ा और कंडक्शन पढ़ा, इंडक्शन पढ़ा। अभी मैंने आपसे कहा था कि दो लाइक चार्जेस एक्सेप्शन है, कह सकते हो इसे आप। दो लाइक चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? अगर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो और एक उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, और ये फुल टू पॉजिटिव है, ये फुल टू पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अगर ये इसके कांटेक्ट में आए तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है मेरे बच्चे। इसका एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो मैं थोड़ा सा इसे समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि जैसे आप देखा करो आपके घर के बाहर 11,000 वोल्ट की वायर गई होती है। अगर आप उसे टच करते हो तो आपको झटका नहीं मारेगा और आपको खींच लेगा। रीज़न क्या होता है कि उसका पोटेंशियल आपके कंपैरिजन में कहीं गुना ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको ऑपोजिटली इंड्यूस्ड करेगा और खट्टे से खींच लेगा। तो यही वजह होती है कि हम लोग अगर एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट हो, एक हैवी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो, हैवी चार्ज्ड बॉडी हो और दूसरी लाइट चार्ज बॉडी हो, बच्चे ये भी कह सकते हो कि ये इसके कंपैरिजन में लगभग मासलेस हो, इसके कंपैरिजन में, ठीक है, चार्ज बॉडी हो, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा मेरे बच्चा? अट्रैक्शन है। ओके, तो ये तो था, ये हम लोगों ने सारी पढ़ी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं फोर्सेस के बारे में। वो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में शुरुआत करेंगे नेक्स्ट डे, और वो आपको मिल जाएगा। हाँ, इससे चार्जेस से जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। प्लीज़ मैं आपको फिर से एक बार वेलकम करूँगा, फिर से एक बार मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। और मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और मैं ये चाहूँगा जिससे आपको नई अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और मैं अब आपसे यूट्यूब पर लाइव भी जुड़ने वाला हूँ बहुत जल्द ही, और आपको वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।